नमस्कार दोस्तों, अद्वितीय ज्ञान चैनल की डेली करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देश और विदेश से संबंधित तथा खेल से संबंधित प्रमुख करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 16 मार्च 2023 की प्रमुख घटनाएं होंगी। आइए दोस्तों, देखते हैं इस सीरीज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, माधव राष्ट्रीय उद्यान, माधव नेशनल पार्क, जो हाल ही में खबरों में था, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? दोस्तों, इसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। दोस्तों, आइए इस उद्यान के बारे में कुछ विशेष बातें देखते हैं। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। यह मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व और राजस्थान के रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बीच एक प्रमुख संबंध बनाता है। बाघों की आबादी को फिर से स्थापित करने के लिए मध्य प्रदेश वन विभाग ने अन्य अभयारण्यों से स्थानांतरित 5 बाघों को रखने के लिए 3 बाड़े बनाए हैं। दोस्तों, यहाँ पर इस राष्ट्रीय उद्यान में मध्य प्रदेश के वन विभाग के अधिकारियों ने अन्य अभयारण्यों से स्थानांतरित करके 5 बाघों के लिए 3 बाड़े बनाए हैं और हाल ही में एक नर और मादा बाघ को सरकारी अधिकारियों द्वारा विशेष रूप से निर्मित बाड़ों में छोड़ा गया था। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 कार्यक्रम की मेज़बानी करने जा रहा है? कौन सा केंद्रीय मंत्रालय वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 कार्यक्रम की मेज़बानी करने जा रहा है? दोस्तों, इसका उत्तर होगा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय वर्ल्ड फूड इंडिया 2023, जिसको शॉर्ट में WFI 2023 बोला जाता है, इस कार्यक्रम की मेज़बानी करने जा रहा है। दोस्तों, आइए इसके बारे में कुछ विशेष बातें देखते हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय नवंबर 2023 में नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023, जिसको WFI 2023 के नाम से भी जाना जाता है, के दूसरे संस्करण की मेज़बानी करेगा। WFI 2023 को वैश्विक खाद्य प्रसंस्करण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने, पाक विविधता को उजागर करने, निवेश आकर्षित करने और व्यावसायिक अवसरों की खोज करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। WFI 2023 के 5 प्रमुख तत्वों में मोटे अनाज, नवाचार और स्थिरता, श्वेत क्रांति 2.0, भारत को एक निर्यात केंद्र बनाना और प्रौद्योगिकी और डिजिटलीकरण शामिल है। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने लीन योजना, लीन स्कीम की शुरुआत की है? इसका उत्तर होगा MSME मंत्रालय। MSME मंत्रालय। आइए दोस्तों, इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी लेते हैं। MSME कॉम्पिटिटिव लीन स्कीम भारतीय MSME की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के लिए केंद्रीय MSME मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। यह योजना MSME को 5S, काइजन, कैनबैन और विजुअल वर्कप्लेस जैसे लीन निर्माण प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। इस योजना का उद्देश्य लीन विनिर्माण प्रथाओं यानी कि लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के माध्यम से भारतीय MSME को विश्व स्तरीय निर्माताओं में बदलना है। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किस संस्था ने लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया जारी किया है? किस संस्था ने लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया जारी किया है? दोस्तों, इसका उत्तर होगा इसरो। इसरो, जो कि भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, उसने लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया जारी किया है। दोस्तों, आइए इस रिपोर्ट के बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन शॉर्ट में इसरो ने हाल ही में लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया जारी किया है, जो देश में भूस्खलन वाले हॉटस्पॉट की पहचान करता है। इसमें मुख्य रूप से हिमालय और पश्चिमी घाट के साथ साथ 1998 से 2022 के दौरान की घटनाओं के आधार पर भारत के भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों का एक डेटाबेस शामिल है।
आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, शॉर्ट में यूएल पिन, कितने अंकों वाला एक अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर है? यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर यूएल पिन कितने अंकों वाला एक अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर है? इसका उत्तर होगा 14। यूएल पिन 14 नंबर का अंकों वाला एक अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर है। आइए दोस्तों इसके बारे में कुछ विस्तृत जानकारी लेते हैं। यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर यूएल पिन लैंड पार्सल के अक्षांश और देशांतर के आधार पर उत्पन्न 14 अंकों का अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर है। इसका उद्देश्य भूमि या संपत्ति के किसी भी टुकड़े पर सच्चाई का आधिकारिक स्रोत प्रदान करना है। भूमि संसाधन विभाग यूएल पिन या भू आधार के कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं दोस्तों, यह थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लग रहा है। यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको शॉर्ट में यूएल पिन बोला जाता है, लैंड पार्सल के अक्षांश और देशांतर के आधार पर उत्पन्न 14 अंकों का अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर है। इसका उद्देश्य भूमि या संपत्ति के किसी भी टुकड़े पर सच्चाई का आधिकारिक स्रोत प्रदान करना है। भूमि संसाधन विभाग यूएल पिन या भू आधार के कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। दोस्तों आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आइए कुछ वन लाइनर्स करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं। हाल ही में अशोक लेलैंड ने कहाँ ऑल वुमेन प्रोडक्शन लाइन लॉन्च की है? हाल ही में कहाँ अशोक लेलैंड ने ऑल वुमेन प्रोडक्शन लाइन लॉन्च की है? इसका उत्तर होगा तमिलनाडु। अशोक लेलैंड ने तमिलनाडु में ऑल वुमेन प्रोडक्शन लाइन लॉन्च की है। अगला है, हाल ही में भारत के लिए सबसे कम मैचों में 50 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? हाल ही में भारत के लिए सबसे कम मैचों में 50 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? इसका उत्तर है अक्षर पटेल, जो कि एक भारतीय बॉलर हैं। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्वतंत्रता के लिए भारत का संघर्ष गांधीवादी युग नामक पुस्तक का विमोचन किया है? हाल ही में किसने स्वतंत्रता के लिए भारत का संघर्ष गांधीवादी युग नामक पुस्तक का विमोचन किया है? दोस्तों इसका उत्तर होगा बी राम सुब्रमण्यम। बी राम सुब्रमण्यम ने स्वतंत्रता के लिए भारत का संघर्ष गांधीवादी युग नामक पुस्तक का विमोचन किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टेक महिंद्रा ने किसे एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है? इसका उत्तर है मोहित जोशी। टेक महिंद्रा ने मोहित जोशी को एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया है, जो कि पूर्व इन्फोसिस के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। इन्फोसिस जो कि एक आईटी कंपनी है, मोहित जोशी उसके पूर्व अध्यक्ष थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया है? इसका उत्तर होगा दोस्तों बेंगलुरु। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने बेंगलुरु में मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा लिखित उपन्यास पागलखाना को व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया है? इसका उत्तर है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जो कि पागलखाना के लेखक हैं, जो कि एक उपन्यास है, उनको व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खुलेगा? हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खुलेगा? इसका उत्तर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन खुलेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका उत्तर है असम। असम के बक्सा जिले में एशियाई खो खो चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश का माउंट मोरापी ज्वालामुखी हाल ही में फटा है? इसका उत्तर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया देश का माउंट मोरापी ज्वालामुखी हाल ही में फटा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने नए जीवाणुरोधी अणु IITR 00693 की खोज की है? हाल ही में किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने नए जीवाणुरोधी अणु
IITR-00693 की खोज की है? इसका उत्तर होगा IIT रुड़की। IIT रुड़की के वैज्ञानिकों ने नए जीवाणुरोधी अणु IITR-00693 की खोज की है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ विश्व के सबसे लंबे 1560 मीटर लंबे रेलवे प्लेटफार्म का उद्घाटन किया है? दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ विश्व के सबसे लंबे 1560 मीटर रेलवे प्लेटफार्म का उद्घाटन किया है? इसका उत्तर होगा कर्नाटक के धारवाड़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे लंबे 1560 मीटर रेलवे प्लेटफार्म का उद्घाटन किया है। आइए दोस्तों अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन, विराट कोहली आईसीसी रैंकिंग में किस स्थान पर हैं? विराट कोहली आईसीसी रैंकिंग में किस स्थान पर है? इसका उत्तर है 13वें स्थान पर। विराट कोहली आईसीसी रैंकिंग में 13वें स्थान पर हैं। आइए दोस्तों इनके बारे में देखते हैं। विराट कोहली अपना टेस्ट शतक बनाने के बाद आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में 7 स्थान ऊपर आकर 13वें स्थान पर पहुंच गए हैं। उनसे आगे केवल 2 भारतीय, ऋषभ पंत जिनकी 5वीं रैंकिंग है और रोहित शर्मा जिनकी 10वीं रैंकिंग है। विराट कोहली 13वें स्थान पर हैं तथा 2 भारतीय यानी कि ऋषभ पंत 5वीं रैंकिंग में हैं और रोहित शर्मा 10वीं रैंक में हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में बढ़ने से पहले एक पॉइंट और देख लेते हैं। इसके साथ ही जेम्स एंडरसन को शीर्ष से विस्थापित करने के बाद अश्विन नंबर 1 रैंकिंग वाले एकमात्र गेंदबाज बने हैं। दोस्तों अश्विन नंबर 1 रैंकिंग वाले एकमात्र गेंदबाज बने हैं जिन्होंने जेम्स एंडरसन को शीर्ष से विस्थापित किया है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान के लिए किसको चुना गया है? सरस्वती सम्मान के लिए किसको चुना गया है? इसका उत्तर होगा तमिल लेखक शिवशंकरी को। तमिल लेखक शिवशंकरी को सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। आइए दोस्तों इनके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। तमिल लेखक शिवशंकरी को उनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान 2022 के लिए चुना गया है। यह तमिल भाषा में लिखित संस्मरणों की एक पुस्तक है और 2019 में प्रकाशित हुई थी। दोस्तों सरस्वती सम्मान 1991 में के बिरला फाउंडेशन यानी कि कृष्ण कुमार बिरला फाउंडेशन द्वारा स्थापित सरस्वती सम्मान को देश में सबसे प्रतिष्ठित और सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार के रूप में मान्यता दी जाती है। इसमें 15 लाख रुपए की पुरस्कार राशि, एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका प्रदान की जाती है। आइए दोस्तों सरस्वती सम्मान के बारे में कुछ विस्तृत जानकारी लेते हैं। सरस्वती सम्मान भारत के संविधान की अनुसूची 8 में सूचीबद्ध भारत की 22 भाषाओं में से किसी में लिखे गए उत्कृष्ट गद्य या कविता साहित्यिक कार्यों के लिए दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है। इसका नाम ज्ञान की हिंदू देवी सरस्वती के नाम पर रखा गया है। इसकी स्थापना 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा की गई थी। इसमें 15 लाख रुपए, एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका शामिल है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में दिल्ली किस स्थान पर है? दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली किस स्थान पर है? इसका उत्तर होगा दिल्ली का स्थान चौथा है। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली का चौथा स्थान है। आइए दोस्तों विस्तार से देखते हैं। IQ एयर द्वारा तैयार की गई विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार 2022 में PM 2.5 के स्तर के मामले में दिल्ली दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में चौथे स्थान पर है। 2022 में दिल्ली का औसत PM 2.5 स्तर 92.6 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब था, जो 2021 के 96.4 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब के औसत से थोड़ा कम था। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर लाहौर, उसके बाद चीन का होतान और राजस्थान का भिवाड़ी है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
स्वतंत्रता के बाद से भारत में महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत बढ़ी है? स्वतंत्रता के बाद से भारत में महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत बढ़ी है? इसका उत्तर होगा 68% बढ़ी है। आइए दोस्तों इसके बारे में कुछ विस्तृत जानकारी लेते हैं। भारत में महिलाओं की साक्षरता दर स्वतंत्रता के समय 9% से बढ़कर 77% हो गई है। विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार भारत की स्वतंत्रता के समय 11 में से केवल एक लड़की साक्षर थी। वर्तमान में भारत में 84.7% पुरुष साक्षर हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट ने केरल को 92.2% साक्षर लोगों के साथ भारत का सबसे साक्षर राज्य बताया है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एनएमडीसी ने सीएमडी के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसने ग्रहण किया है? एनएमडीसी के सीएमडी के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसने ग्रहण किया है? इसका उत्तर है अमिताभ मुखर्जी ने एनएमडीसी के सीएमडी के रूप में अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया है। आइए दोस्तों इनके बारे में देखते हैं। अमिताभ मुखर्जी निदेशक वित्त को 31 मई 2023 तक 3 महीने की अवधि के लिए एनएमडीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। मुखर्जी भारतीय रेलवे लेखा सेवा IRAS के 1995 बेंच के अधिकारी हैं। एनएमडीसी में शामिल होने से पहले वह रेल विकास निगम यानी कि RVNL में महाप्रबंधक वित्त थे। आइए दोस्तों एनएमडीसी के बारे में कुछ विस्तृत जानकारी लेते हैं। एनएमडीसी भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है। एनएमडीसी भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है। यह वर्तमान में 3 पूरी तरह से यंत्रीकृत खानों में लगभग 35 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन करता है, जिसमें 2 छत्तीसगढ़ में और 1 कर्नाटक में स्थित हैं। 31 दिसंबर 2022 तक भारत सरकार के पास फर्म में 60.79% हिस्सेदारी थी। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। यह इस्पात मंत्रालय के स्वामित्व में है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेघालय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर शुरू हुआ है? मेघालय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर शुरू हुआ है? इसका उत्तर है शिलांग में। मेघालय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शिलांग में शुरू हुआ है। आइए दोस्तों इस महोत्सव के बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। 14 मार्च 2023 को शिलांग में पहली बार मेघालय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ। यह स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी में आयोजित किया जा रहा है। 4 जगहों पर करीब 40 फिल्में दिखाई जाएंगी। मेघालय फिल्म निर्माता संघ में एक पहल मेघालय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पर्यटन विभाग के सहयोग से राज्य के फिल्म निर्माताओं द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वदेशी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल प्रणाली का कितनी बार परीक्षण किया गया? स्वदेशी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल प्रणाली का कितनी बार परीक्षण किया गया है? इसका उत्तर है 2 बार। आइए इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। DRDO ने 13 मार्च 2023 को उड़ीसा के तट पर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर में वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस शॉर्ट में VSHORAD मिसाइलों के लगातार 2 सफल उड़ान परीक्षण किए। इसके अलावा बेंगलुरु में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन LSP-3 विमान पर पावर टेक ऑफ PTO शाफ्ट का पहला सफल उड़ान परीक्षण आयोजित किया गया। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, G20 देशों के शिक्षा कार्य समूह की दूसरी बैठक की शुरुआत कहाँ पर हो रही है? G20 देशों के शिक्षा कार्य समूह की दूसरी बैठक की शुरुआत कहाँ पर हो रही है? इसका उत्तर है पंजाब के अमृतसर में। आइए दोस्तों विस्तृत जानकारी लेते हैं। शिक्षा मंत्रालय 15 मार्च 2023 से पंजाब के अमृतसर में शिक्षा कार्य समूह की दूसरी बैठक की मेज़बानी कर रहा है।
3 दिवसीय आयोजन में 28 G20 सदस्य देश, अतिथि देश और आमंत्रित संगठन OECD, यूनेस्को और यूनिसेफ भाग लेंगे। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और देख लेते हैं। UAE, चीन और सऊदी अरब आदि की भागीदारी के साथ 90 स्टॉलों के साथ एक मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूसरी G20 SFWG यानी कि सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहां पर शुरू हो रहा है? इसका उत्तर है राजस्थान के उदयपुर में। आइए दोस्तों इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप SFWG G20 SFWG की दूसरी बैठक 21 से 23 मार्च 2023 तक राजस्थान के उदयपुर में आयोजित की जाएगी। बैठक में G20 के सतत सदस्य देशों, अतिथि देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लगभग 150 प्रतिनिधि भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान मेहमानों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम और दर्शनीय स्थलों की यात्रा का भी आयोजन किया जा रहा है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिप्री रिपोर्ट के अनुसार भारत हथियार आयात में दुनिया में किस स्थान पर है? फिर से एक बार रिपीट करते हैं। SIPRI यानी कि सिप्री रिपोर्ट के अनुसार भारत हथियार आयात में दुनिया में किस स्थान पर है? इसका उत्तर होगा शीर्ष स्थान पर। आइए दोस्तों पहले सिप्री यानी कि SIPRI का फुल फॉर्म देखते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत 2022 में दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक बना रहा, लेकिन 2013-17 और 2018-22 के बीच इसके आयात में 11% की गिरावट आई है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका पिछले 5 वर्षों में दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य निर्यातक था, जिसका वैश्विक निर्यात में 40% हिस्सा था। इसके बाद रूस 16%, फ्रांस 11% का स्थान रखता है। आइए दोस्तों सिप्री के बारे में थोड़ा जानते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो संघर्ष, हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण में अनुसंधान के लिए समर्पित है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और देखते हैं। यह सशस्त्र संघर्ष, सैन्य व्यय और हथियारों के व्यापार के लिए डेटा विश्लेषण और सिफारिशें प्रदान करता है। आइए दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट और देखते हैं। सिप्री की स्थापना 6 मई 1966 को की गई। इसका मुख्यालय सोलना में है और इसके निर्देशक हैं डैन स्मिथ। इसके अध्यक्ष स्टीफन लोफ वेन हैं। इसके संस्थापक टेज एयरलैंडर अल्वा मायरडल हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की है? हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की है? इसका उत्तर है बिहार राज्य। भारत के बिहार राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। आइए इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। बिहार में सबसे कम साक्षरता दर, उसके बाद अरुणाचल और राजस्थान का स्थान है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार बिहार 61.8% में सबसे कम साक्षरता, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश 65.3% और राजस्थान 66.1% साक्षरता दर रखता है। शहरी भारत में 84.11% की तुलना में ग्रामीण भारत में साक्षरता दर 67.77% है। केरल में उच्चतम साक्षरता दर 94% है, जिसके बाद लक्षद्वीप में 91.85% और मिजोरम में 91.33% है। आइए दोस्तों बिहार राज्य के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानते हैं। यह जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां सबसे बड़ा राज्य है। इसकी सीमाएं पश्चिम में उत्तर प्रदेश, उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल और दक्षिण में झारखंड से मिलती हैं। 15 नवंबर 2000 को दक्षिण बिहार को झारखंड के नए राज्य के रूप में बनाया गया था।
बिहार राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 ईस्वी में हुई। इसकी राजधानी पटना है। इसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर हैं और इसका राज्य पशु गौर है। गौर एक चिड़िया होती है। दोस्तों, 16 मार्च 2023 की डेली करंट अफेयर सीरीज यहीं पे समाप्त होती है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।